हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे मेद वृद्धि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेदः स्निग्ध अंगताम उदर पार्श्व वृद्धिम का श्वास आदीन दुर्गंधम च। अर्थात मेद धातु की वृद्धि होने पर अंगों में स्निग्धता, उदर एवं पार्श्व में वृद्धि, का श्वास तथा शरीर में दुर्गंधता उत्पन्न होती है। जब मेद धातु की वृद्धि होती है तब अंगों में स्निग्धता उत्पन्न हो जाती है। तो अभी हमने देखा था पिछले क्लास में कि जो मेद धातु का स्वरूप होता है वो कैसे होता है कि जमे हुए घृत के समान होता है। तो घृत कैसा होता है? स्निग्ध होता है ना? जब मेद धातु अंगों में ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, स्निग्धता के लक्षण उसमें दिखेंगे, स्निग्ध हो जाएंगे पूरे अंग। उदर एवं पार्श्व में वृद्धि होगी और कांस और खांसी और श्वास की समस्याएं उसको ज़्यादा हो जाती हैं। शरीर में दुर्गंधता उत्पन्न होती है। तो जब अंगों में स्निग्धता होगी या स्निग्धता की वजह से उसको पसीना रहेगा तो दुर्गंधता उत्पन्न हो जाएगी। प्रमेह पूर्व रूपे स्थौल्य उपद्रवश्च अन्यरपि श्लेष्म रक्त मांस विकार प्रायर मेदः। अर्थात मेद वृद्धि होने पर प्रमेह के पूर्व रूप स्थौल्य के उपद्रव, कफ, रक्त तथा मांस विकृति से उत्पन्न विकार होते हैं। मेदज पुरुष में प्रमेह के पूर्व रूप के लक्षण दिखने लगेंगे और स्थौल्य के शरीर का मोटा हो जाना और उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने लगेंगे। कफ, रक्त तथा मांस विकृति से उत्पन्न विकार होंगे। मेद की वृद्धि हो रही तो कफ का सानिध्य होगा, कफ, रक्त तथा मांस की विकृति होगी और इन्हीं से संबंधित उसको विकार या व्याधि उत्पन्न होंगे। मेदो वृद्धि की चिकित्सा दोष धातु वृद्धि चिकित्सा बताते हुए आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार तेसाम यथा स्वयं संशोधनम छपड़म च क्षयाद विरुद्ध है क्रिया विशेष है प्राकुर्वीत। अर्थात दोष धातु वृद्धि होने पर संशोधन और संशमन चिकित्सा द्वारा ही रोग को ठीक करना चाहिए। जो वृद्ध दोष हैं या धातु हैं उनका अत्यधिक क्षय ना हो जाए। अर्थात दोष धातु वृद्धि होने पर संशोधन संशमन द्वारा तथा ऐसी क्रियाओं द्वारा चिकित्सा की जानी चाहिए जिससे धातुओं का अत्यधिक क्षय ना हो। अर्थात हमें ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धातुओं का ज़्यादा क्षय नहीं हो, वो साम्यावस्था में आ जाए। ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए कि जो दोष और धातु हैं वो अगर वृद्धि को प्राप्त हैं तो उनकी चिकित्सा ऐसी करें कि वो अपने साम्यावस्था में लौटाएं और साम्यावस्था में रहें। आचार्य चरक जी के अनुसार स्थौल्य का चिकित्सा सूत्र देखते हैं। गुरु च अपतर्पणम चेष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति। अर्थात स्थूल पुरुष को कृश करने के लिए, स्थूल जो मोटा पुरुष है उसको दुबला करने के लिए गुरु आहार देना चाहिए जो पचने में भारी हो, जो पचने में ज़्यादा समय ले, ऐसे आहार का सेवन कराना चाहिए। अपतर्पण कारक हो, जो मेद धातु का क्षय करने वाला हो। औषध, अन्न एवं विहार का प्रयोग करना चाहिए। तो विहार का भी ऐसे प्रयोग करना चाहिए, मतलब उसको कुछ व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए जिससे मेद का क्षय हो सके। जैसे मधु या शहद गुरु होने से वृद्ध अग्नि का यापन करती है। तो जो मधु होती है वो गुरु होने की वजह से, उसका जो गुण होता है वो गुरु होता है और वो गुरु होने की वजह से जो कोष्ठ की अग्नि होती है उसको कम करने का काम करती है तथा अपतर्पण करने से वृद्ध मेद का क्षय करती है। प्रियंगु, श्यामा, यवक, जौ, कौदव, मूंग, कुल्थी, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं जिससे मेद धातु का क्षय होता है। अरिष्ट का प्रयोग करना चाहिए और निदान का परिवर्जन करना चाहिए। जिस कारण से मेद धातु की वृद्धि हो रही है उस कारण को त्याग देना चाहिए, उस कारण को ही छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर कुछ योग लिखे हुए हैं, 2-3 योग ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे बिलवादी पंचमूल मधु के साथ देते हैं, उससे क्या होता है कि मेद धातु का क्षय करने में सहायक होता है। अग्निमंत्र रस के साथ शिलाजीत का प्रयोग श्रेष्ठ माना गया है। तो अग्निमंत्र रस होता है उसको शिलाजीत के साथ देना है। इसी प्रकार यव या जौ एवं आमलकी का चूर्ण, तो आमलकी आंवला का चूर्ण क्रिस्ता उत्पादन के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। तो आमलकी और यव का चूर्ण में धातु के क्षय में सहायक होते हैं। ठीक है, मेदोज विकार का कारण देखते हैं। अहितकर आहार सेवन करने के अतिरिक्त काल विपर्य है। काल विपर्य, काल के अनुसार भोजन न करना, प्रज्ञा अपराध, जानबूझकर किया गया अपराध जो होता है। हमें ये पता है कि ये हमारे लिए अपथ्य है, तो उसके बावजूद हम उस आहार का सेवन करते हैं,
तो ये प्रज्ञा अपराध की श्रेणी में आता है। एवं साथ में इंद्रिय अर्थ संयोग के कारण, तो जब इंद्रियों का संयोग सही तरीके से नहीं होता है तो उससे रोग उत्पन्न होता है। रसादि स्थानों में प्रकोपित दोष धातु प्रदोषज विकार उत्पन्न होते हैं। तो क्या होता है कि रस आदि स्थानों में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन जगहों पर जो दोष धातु प्रकोपित होते हैं विकार उत्पन्न करने लगते हैं। मेदोज विकार के लक्षण देखते हैं। मेधा संशयांस्तु प्रचक्षमहे निंदितानि प्रमेहिणाम पूर्व रूपाणी यानी च, अर्थात अष्ट निंदित पुरुष एवं प्रमेय के पूर्व रूप ही मेध धातु प्रदोषज विकार है। तो अष्ट निंदित पुरुष कौन से होते हैं? अति दीर्घ, जिनका शरीर ज़्यादा बड़ा होता है। अति हस, शरीर बहुत छोटा शरीर हो। अति गौर, बहुत ज़्यादा गोरा होना, उसमें पित्त का सानिध्य ज़्यादा होता है, वो आतप को सहन नहीं कर पाता है, इसमें रक्त की दुष्टि मिलता है। अति कृष्ण, ज़्यादा कृष्णता होना, ज़्यादा काला होना, मेलानिन पिगमेंटेशन ज़्यादा होना। अलोमा मतलब हेयर पोर्स जो होते हैं वो कम होना, तो रोम कम रहते हैं और ना के बराबर रहते हैं और इसमें स्वेटिंग कम होती है। अतिलोमा, अतिलोमा में स्वेटिंग ज़्यादा होती है और एक पोर से बहुत सारे हेयर्स निकलते हैं, रोएं जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं शरीर में। अति स्थूल, ज़्यादा मोटा होना। अति कृश, बहुत ज़्यादा दुबला होना। ये 8 प्रकार के पुरुष निंदित पुरुष कहे गए हैं। मेदोज विकार, ग्रंथि वृद्धि, गलगंड, अर्बुद, मेदो, ओष्ठ प्रकोप, मधुमेह, अति स्थौल्य, अति स्वेद प्रभृतयो मेदो दोषजः, अर्थात ग्रंथि वृद्धि, गलगंड, अर्बुद, ओष्ठ के मेद रोग, मधुमेह, अति स्थौल्य और अति स्वेद जैसे रोग मेद प्रदोषज रोग होते हैं। ग्वाइटर होना, ओष्ठ में फैट डिपॉजिट, मधुमेह, डायबिटीज़, बहुत ज़्यादा मोटा होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, ऐसे रोग जो होते हैं वो मेद प्रदोषज रोग होते हैं। मेदोज विकार की चिकित्सा देखते हैं। गुरु च अपतर्पणम चेष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति कृष्णानाम ब्रहणार्थम च लघु संतर्पणम च यत्, अर्थात स्थूल पुरुषों को कृश करने के लिए गुरु एवं अपतर्पण कारक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। कृश पुरुषों के ब्रह्मंगण के लिए लघु एवं संतर्पण कारक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो जो स्थूल पुरुष हैं उनको कृश करने के लिए गुरु आहार देना चाहिए जो पाचन में टाइम लेता है ना, और अपतर्पण कारक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए जिसके वजह से मेद धातु का क्षय हो, तथा कृश पुरुष के लिए ब्रह्मंगण करने के लिए उसको लघु आहार एवं संतर्पण कारक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो आचार्य चक्रपाणी जी के अनुसार गुरु द्रव्य वृद्ध अग्नि का यापन करते हैं। तो जो गुरु द्रव्य होते हैं वो जो बढ़ा हुआ अग्नि है उसको कम करने का काम करते हैं। और गुरु और अपतर्पण कारक द्रव्यों का उदाहरण देते हुए चक्रपाणी जी कहते हैं कि जैसे मधु या शहद, जो छोटे दाने वाले चावल, प्रियंगु, मधु गुरु होने से अग्नि का यापन करती है। जो मधु होती है, शहद, वो गुरु होने के कारण अग्नि का यापन करती है, कम करती है, तथा अपतर्पण करती है जिससे मेद का क्षय होता है। प्रसातिका प्रियंगु आदि को संस्कारित करके गुरु बनाकर भोजन के रूप में देना चाहिए। तो प्रसातिका चावल होता है छोटे छोटे, प्रियंगु, इनको संस्कारित कर लेना चाहिए। जैसे इनको पकाकर या किसी चीज़ में भुर्जित करके इनको देना चाहिए जिससे वो उनका जब संस्कार हो तो वो गुरु आहार में परिवर्तित हो जाए। इनको भोजन के रूप में मेदज पुरुष को देना चाहिए। मेदोधरा कला, तृतीया मेदोधरा नाम मेदो ही सर्वभूता नाम उदरस्थम अड्व अस्थिषु च महत्सु च मज्जा भवति, अर्थात मेद को आच्छादित करने वाली, मेद को जो घेरने वाली या आवृत करने वाली, सेपरेट करने वाली, ठीक है, जो तीसरी कला होती है वो मेदोधरा कला कहलाती है। सभी प्राणियों की उदर, कोष्ठ भाग और अणु अस्थियों में मेद रहता है। अणु अस्थि मतलब छोटी छोटी जो अस्थियां होती हैं उनमें क्या रहता है? मेद भरा रहता है। तो कहाँ रहता है? उदर और छोटी छोटी अस्थियों में मेद रहता है। और बड़ी अस्थियों में, छोटी अस्थियों में तो मेद हुआ, बड़ी अस्थियों में मज्जा रहती है। उदर में रहने वाली मेद को आच्छादित करने वाली ओमेंटम को मेदोधरा कला लिया जा सकता है। 7 कलाओं में से पहली कला जो है वो कौन सी है? मांसधरा कला, और दूसरी रक्तधरा कला, तीसरी मेदोधरा कला जो हम पढ़ रहे हैं,
और चौथी श्लेष्म धरा कला, पांचवी पुरुष धरा कला, छठी पित्त धरा कला और सातवीं शुक्र धरा कला होती है। तो कलाएं कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और 7 में से हमने सभी के नाम पढ़े हैं।